गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम ऑल डॉक्टर्स। आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट सेशन की तरफ जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़ को। तो आज का हमारा सेशन क्रोनिक किडनी डिजीज़, ये जिसे किडनी फेलियर भी कहा जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा किडनी डिजीज़ के बारे में जानेंगे और इसके बाद नेक्स्ट हम फिर केस प्रेजेंटेशन होगी और प्लस उसका फॉलोअप और होम्योपैथी का रोल क्या रहा किडनी डिजीज़ में, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। ये है ह्यूमन किडनी की एनाटॉमी, आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे इसको। किडनी फंक्शन, किडनी का क्या काम होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। किडनी का फंक्शन ये होता है कि ये बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करती है, फ्लूइड लेवल्स को मेंटेन करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को एग्जैक्ट पोजीशन पे रखती है और नॉर्मली एक ह्यूमन किडनी, एक हेल्दी किडनी में से 40 टाइम्स ब्लड पास होता है। तो किडनी क्या काम करते हैं कि ब्लड में से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन सबको ये रिमूव करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है वहाँ पे किडनी ब्लड को प्योरीफाई कर रही होती है। लेकिन जब किडनी फंक्शंस में कहीं पे कोई ना कोई डैमेज हो जाते हैं, कहीं न कहीं पे किडनी फंक्शन करना प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सांस का मसला बन जाता है, क्रिएटिनिन, यूरिया, ये चीजें बढ़ चार्जर तक क्लास है, क्लास क्लास रिटर्न कर ले। तो कहीं ना कहीं पे चीजें फिर मुतासर होती हैं जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। तो इसका रिजल्ट क्रिएटिनिन बढ़ जाने की सूरत में होता है, यूरिया लेवल बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर एडिमा आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सांस लेने में मसला आना शुरू हो जाता है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं किडनी फेलियर के, हमें कैसे पता चलता है कि किडनी फेलियर की तरफ जा रही है। तो नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाती है, फटीग एंड वीकनेस, कमजोरी होना शुरू हो जाती है, थकावट होना शुरू हो जाती है, स्लीप प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यूरिनेशन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, या ज़्यादा यूरिन आउट आ जाता है या फिर कम। इसके अलावा मेंटल शार्पनेस कम हो जाती है, मसल्स क्रैम्प, बॉडी के अंदर, फीट के अंदर, हाथों के अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, खारिश होना शुरू हो जाती है स्किन के ऊपर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस का इश्यू बन जाता है क्योंकि फेफड़ों के अंदर पानी आ चुका होता है, जिसकी वजह से फिर सांस का भी इश्यू बनता है। और दूसरा ये है कि सोने में मसला बनता है, पेशेंट जो होते हैं वो प्रॉपर उस साइड पे सो नहीं सकते, चेस्ट पेन इनको शुरू हो जाता है। इसके बाद कॉजेस, हम नेक्स्ट चलते हैं, कॉजेस क्या हैं जी किडनी कंडीशंस के। तो पोलीनेफ्राइटिस, पोलीनेफ्राइटिस कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ किडनी पेल्विस, जिसमें किडनीज के अंदर इन्फेक्शन आ जाती है और उसके पीछे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम किडनी को डैमेज करता है और इसका रिजल्ट क्या होता है कि बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसके डैमेजेस होते हैं, उसमें ब्लड और प्रोटीन ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं यूरिन में, जिसका रिजल्ट ये होता है कि किडनी फेल हो जाते हैं। इसी तरह किडनी स्टोन, फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक किडनी, acute renal failure, chronic renal failure,
एंड स्टेज रीनल डिजीज जिसे ESTRD भी कहा जाता है, पेपिलरी नेक्रोसिस। तो ये हैं काजेस ऑफ किडनी डिजीज के। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, किडनी कैंसर, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, nephrogenic diabetes insipidus, renal cyst. These are the causes of kidney failure. किडनी फेलियर का जो सबसे बड़ा सबब है वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज है। 99% किडनी फेलियर के पीछे डायबिटीज या हाइपरटेंशन शामिल होती है। हाइपरटेंशन क्या काम करती है? वो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस प्रोड्यूस करती है, किडनी के कनेक्टिव टिश्यूज को डैमेज करती है, किडनी लेयर्स को डैमेज करती है। और सेकंड जो डायबिटीज है, डायबिटीज किडनी फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। किडनी फंक्शन मीन प्रॉपर यूरिन का खराज नहीं होगा, एडिमा आ जाएगा, उसके अलावा क्रेटिनाइन लेवल, यूरिया लेवल ये मुतासिर होंगे, क्रेटिनाइन बढ़ जाएगा, यूरिया लेवल बढ़ जाएगा, तो इसके पीछे डायबिटीज होती है। तो इसमें ये कहा जाता है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये दोनों मेन काज हैं किडनी फेलियर के। जो 1% बचता है वो 1% किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, चोट लग सकती है, कोई किसी जगह से वो गिर सकता है, गिरने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो 1% है। अब हम जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ किडनी। तो जो स्टेजेस ऑफ किडनी है ये मालूम करना कि किडनी किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे GFR कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर GFR लेवल 90 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि हेल्दी किडनी से नॉर्मल किडनी है। लेकिन जब ये GFR लेवल 90 से कम होता है तो इट्स मीन कि आप किडनी डिजीज की तरफ जा रहे हैं। अब जो फर्स्ट स्टेज होती है, स्टेज 1 जिसे माइल्ड स्टेज कहा जाता है, ये इसमें GFR लेवल फॉल करता है 60 to 89। फिर स्टेज 2 में चले जाते हैं जो मॉडरेट लेवल है, इसमें GFR 45 to 59, और इसी की एक और स्टेज है जिसे 30 to 45। स्टेज 3 में स्वेयर GFR 15 to 29, और जो लास्ट स्टेज होती है स्टेज 4, ये किडनी फेलियर है क्योंकि इसमें GFR लेवल 15 से कम हो जाता है। तो जैसे जैसे GFR लेवल कम होता जाएगा किडनी फेलियर उतने ही आगे प्रोग्रेस करता जाएगा, उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। तो GFR लेवल और क्रेटिनाइन ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। GFR लेवल अगर बढ़ेगा तो क्रेटिनाइन भी उसके साथ रिलेट कर रहा होगा। हमेशा ये याद रखें कि जितना GFR लेवल कम होगा तो इसका मतलब ये है कि क्रेटिनाइन उतना ही बढ़ रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जी GFR लेवल उसका 12 है तो क्रेटिनाइन यहाँ पे ज्यादा होगा, लेकिन अगर GFR लेवल उसका 40 पे होगा तो क्रेटिनाइन लेवल वहां पे कम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस पे कि किडनी फेलियर का बाकी बॉडी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, सॉरी इसके बाकी बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है। किडनी डिजीज कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। इसमें फ्लूइड रिटेंशन आ जाती है, और फ्लूइड रिटेंशन में क्या होगा कि आपके आर्म्स, आपकी टांगें, उनके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। जी, तो टांगों के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। इस तरह उसके अलावा लंग्स के अंदर फ्लूइड जब पहुंचेगा तो उसे कहते हैं पल्मोनरी एडिमा, जिसकी वजह से सांस का इश्यू बनेगा। सडन राइज इन पोटाशियम लेवल बढ़ जाता है जिससे हाइपरकैलेमिया कहा जाता है, और इसकी वजह से हार्ट फंक्शन आपके डिस्टर्ब होते हैं। एनीमा, हार्ट डिजीज हो सकती है, आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं जिसकी वजह से बोन्स फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल लाइफ इसमें डिस्टर्ब होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है जिसकी वजह से आपके पर्सनैलिटीज चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, झटके लगना शुरू हो जाते हैं, क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। इसके अलावा इम्यून सिस्टम
कमजोर पड़ जाता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने का मतलब ये है कि आप आसानी से किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम होती है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं जी पैराकार्डाइटिस, जिसे इन्फ्लेमेशन ऑफ सैक-लाइक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं किडनी डिजीज की। अब हम इनसे बच कैसे सकते हैं किडनी डिजीज से? तो एक तो ये है कि कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हमेशा जो भी आप मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं वो डॉक्टर से पूछ कर करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक यूज करें। पेन किलर का इस्तेमाल कम से कम करें, जैसे एस्पिरिन है, आइब्रोफिन है, एडविल है, मोट्रीन, अदर्स। उसके बाद एसिटामिनोफेन है, टाइलेनॉल है, या दूसरे इस तरह के जो पेन किलर्स हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये किडनी को मुतासिर करते हैं। अपने वेट को मेंटेन रखें, स्मोकिंग से अवॉइड करें। अगर ऑलरेडी किडनी डैमेज है और उसमें स्मोकिंग हो रही होगी तो किडनी और ज्यादा मुतासिर हो जाएंगी। किडनी टेस्ट, कौन से टेस्ट से हमें पता चलता है कि किडनी कितने डैमेज हैं, ये किडनी की पोजीशन क्या है, उनका स्टेटस क्या है? तो फर्स्ट इसमें जो टेस्ट किया जाता है ये यूरिन एनालिसिस टेस्ट होता है, ये इसको रूटीन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें पता चलता है कि आपके यूरिन के अंदर कोई किडनी इन्फेक्शन तो नहीं आ रही, और वो इन्फेक्शन एपिथेलियल सेल्स, आरबीसी, एल्बुमिन या डब्ल्यूबीसी की सूरत में आ रही होती है। इवन कि जहाँ तक इसमें ग्लूकोज भी आ रही होती है, शुगर भी। इसके बाद किडनी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए या सीटी स्कैन के जरिए पता चलता है कि आपकी किडनी की जो लेयर्स हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं, वो कहीं डैमेज तो नहीं है। फिर एमआरआई, इसके अलावा यूरिन एंड ब्लड कल्चर टेस्ट किए जाते हैं, यूरेट्रोस्कोपी की जाती है, और आखिर में किडनी बायोप्सी। तो इनके जरिए हमें पता चलता है कि हमारी किडनी किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उनमें कितने डैमेजेस हो चुके हैं। अब हम चलते हैं, ये शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन दिया आपको कि किडनी डिजीज क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसके पीछे कॉजेज क्या है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और हमें एज अ फिजिशियन हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट किडनी फेलियर है इसके अंदर के नहीं है। तो ये इन टेस्ट के जरिए हमें उसका स्टेटस मालूम होता है। अब हम चलते हैं केस ऑफ किडनी फेलियर की तरफ, और होम्योपैथी इसमें क्या रोल प्ले करती है। बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियन, होम्योपैथी हमेशा पेशेंट के ऊपर काम करती है। एबीसी कोई भी डिजीज हो, जब एक पेशेंट डिसईज में चला जाता है, अनकंफर्टेबल जोन में चला जाता है, तो उसके अंदर लाजमी बात है कोई ना कोई उसके अंदर सिम्टम्स आ जाएंगी। उसके अंदर कोई ना कोई सिम्टम्स आ जाएंगी, उसकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगी, उसके अंदर पीक्यूआर्स आ जाएगी, सॉरी, अच्छा जी, तो इसमें कोई ना कोई सिम्टम्स आ जाएंगे पीक्यूआर की फॉर्म में, पेकुलर, क्वीर, रेयर। इसी तरह पेशेंट की स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगी। तो अब होम्योपैथी क्या रोल प्ले करती है? होम्योपैथी ये देखती है कि पेशेंट की जो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुई है, या उसके अंदर कुछ माइंड सिम्टम्स जनरेट हो गए हैं, या किडनी फेलियर की वजह से या किडनी डिजीज की वजह से उसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो किडनी डिजीज के साथ पेशेंट कैसे चल रहा है। तो बीइंग अ होम्यो फिजिशियंस, अगर हमें पेशेंट की स्टेट ऑफ माइंड पता चल जाती है, उसकी माइंड सिम्टम्स पता चल जाती हैं, या पीक्यूआर, तो हम आसानी से उसकी राइट सिमिलम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो केस आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं, ये ऑलरेडी IFPH पे इसको प्रेजेंट किया गया। पेशेंट का नाम असलम, 59 ईयर्स एज है। उसकी कंप्लेंट्स थी पॉलीसिस्टिक किडनी, प्रोस्टेट 95 ग्राम, एडिमा, क्रिएटिनिन 4.7, यूरिया 93।
जी, तो पेशेंट की जो ऑब्जर्वेशन थी, पेशेंट टॉकिंग विद स्पिरिट एंड लाफिंग व्हाइल स्पीकिंग, केस वाज टेकन यूजिंग द माइंड मेथड प्रोटोकॉल पे इसको सॉल्व किया गया। डॉक्टर जी बताएं आपको क्या इश्यू है, क्या मसला है आपका? पेशेंट, डॉक्टर मेरे किडनी पॉलीसिस्टिक किडनी है, क्रिएटिनिन 4.7 है और यूरिया 93 है। इसके अलावा मुझे स्पॉन्डिलोलाइटिस भी है और मुझे रात को बार-बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। डॉक्टर आपको कितना और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं? पेशेंट कहता है कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही मेरे मसले हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि आपको ये इश्यूज कितने अरसे से हो रहे हैं? तो पेशेंट कहता है कि जी मुझे 3 से 4 महीने हुई हैं। एक तो ये है कि मेरी टांगें सूज गई थी, लेकिन मैंने इसकी इतनी केयर नहीं की। हुआ ये कि मेरे भाई को डायग्नोज हुआ किडनी फेलियर और उसका क्रिएटिनिन था 12। डॉक्टर ने उसे डायलिसिस पे शिफ्ट कर दिया। मैं फिर क्या हुआ, मैं तैयार हो गया कि मैं उसको किडनी डोनेट करूं। डॉक्टर ने कहा कि जी आप डोनेट करने से पहले ऐसे करें कि कुछ टेस्ट करवा लें। तो तब मुझे पता चला कि मेरे गुर्दे तो खुद 25% काम कर रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि ये आपका जेनेटिक इश्यू है। फिर क्या हुआ कि मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चला गया, उसको मैंने कंटिन्यूस विजिट किया। फिर डॉक्टर ने ये मुझे बताया कि एलोपैथी में इसका एक ही हल है और वो है डायलिसिस। आपकी एज 59 है, आप 15-16 साल तक इसमें से सर्वाइव कर सकते हैं डायलिसिस के साथ। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं आपके साथ कंसल्ट करूं। मेरे कज़न ने मुझे आपकी तरफ रेफर किया था। डॉक्टर मैं एक ऑफिसर हूं, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूं। मेरे अंदर किसी बात का खौफ नहीं है, ना मैं किसी बात की कोई टेंशन लेता हूं। डॉक्टर कोई और कंप्लेंट्स इस डिजीज के साथ, इसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर कोई चेंज आया या कोई आप चेंज फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? पेशेंट पेशेंट कहता है कि मैं अपना रूटीन का काम कर रहा हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना मेरे अंदर कोई ऐसा कोई चेंज आया। डॉक्टर मैं कभी टेंशन नहीं लेता, मैं अपनी फैमिली का हेड हूं। एज अ हेड मेरी जिम्मेदारी बनती है उनको लुक आफ्टर करना, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करना। गवर्नमेंट फैसिलिटेट अस, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करती है, फैसिलिटीज देती है, तो इसलिए ट्रीटमेंट का भी कोई मसला नहीं, सारे के सारे अखराजात गवर्नमेंट ही पे करती है। सो आई वांट टू टेक द ट्रीटमेंट फॉर इट, मैं आपसे इस चीज का ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ। ये केस था। अब इसमें देखें, इस केस के साथ ही मैंने चीजें मेंशन की हुई हैं कि इस केस को कैसे सॉल्व किया गया। सबसे पहले मैंने इस लास्ट सबसे टॉप के ऊपर इसकी लिखी हुई थी, ऑब्जर्वेशन लिखी हुई थी कि पेशेंट टॉकिंग विद स्पिरिट एंड लाफिंग व्हाइल स्पीकिंग, कि बार बार बात के दौरान एक तो उसकी बातों में किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं हो रहा था, किसी किस्म की मायूसी उसकी बातों से महसूस नहीं हो रही थी, और बातें करने के दौरान वो हंस रहा था। इसी तरह फिर आगे मैंने इसको लिया जहाँ पे, तो ये फर्स्ट जो रुब्रिक थी वो लाफिंग स्पीकिंग व्हेन थी, लाफिंग स्पीकिंग व्हेन। फिर पेशेंट कहता है कि मुझे 3 से 4 महीने हो गए हैं, इतनी खतरनाक बीमारी, और पेशेंट को कंफर्म नहीं है कि मुझे कितना अरसा हुआ, तो कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी। इसके बाद पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मेरी टांगे पहले सूजी हुई थी, मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की, ना मैं इतनी परवाह करता था। फ्रिवलस बिहेवियर। फिर आगे नेक्स्ट आता है उसमें कि माय ब्रदर वाज डायग्नोज्ड किडनी फेलियर, कि मेरे भाई का भी गुर्दा फेल हुआ, तो मैंने कहा कि मैं उसको डोनेट कर देता हूँ। तो ये इसकी बेनोवेलेंस है। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके तो अपने गुर्दे 25% काम कर रहे हैं,
उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास लगातार जाना शुरू हो गया, तो यहाँ पर वो पेशेंट अलर्ट हो गया। डॉक्टर ने बताया कि आपकी एज 59 ईयर्स है, आप 15 से 20 साल या 16 साल तक मजीद सर्वाइव कर सकते हैं। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं आपको कंसल्ट करूं, क्योंकि मेरे कज़न ने मुझे आपकी तरफ रेफ़र किया। तो ये इसका यहाँ पे मैंने इसको नेव लिया। नेव इसलिए लिया कि उसने किसी किस्म की क्वेरी नहीं की। नेव जो होता है वो किसी किस्म की क्वेरी नहीं करता, आपके बारे में जांच-पड़ताल नहीं करता, डायरेक्ट आपके पास आ जाता है, दूसरों की बात आसानी से मान लेता है, तो ये जांच-पड़ताल नहीं करता। नेक्स्ट उसने कहा, डॉक्टर आई एम एन ऑफिसर, आई हैव अथॉरिटी, मैं एक ऑफिसर हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं लेबर यूनियन को चला रहा हूँ। तो इसके लिए रेपर्टरी के अंदर एक रूब्रिक मौजूद है, डिल्यूजन ऑफिसर ही इज एन, ये बकायदा रूब्रिक मौजूद है, डिल्यूजन ऑफिसर ही इज एन। नेक्स्ट उसने कहा कि आई हैव नो फियर, मुझे किसी बात का खौफ नहीं है, ना कोई टेंशन है, तो इसको मैंने लिया यहाँ पर फियरलेस। फिर डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या इसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर कोई चेंज आया, कोई मसला बना? उसने कहा मैं रूटीन का काम कर रहा हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ना इस बीमारी की वजह से मेरे अंदर कोई चेंज आया। हाँ, अलबत्ता ये है कि अब मैं इसका ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ आपसे, तो लाइट डिजायर। अभी मैं इसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। जी इसका एनालिसिस था, मैथमेटिक्स इनएबिलिटी फॉर कैलकुलेटिंग, फ्रिवलेस, अलर्ट, बिजनेस टॉक उसने की, उसने बताया कि मैं फलां डॉक्टर के पास गया, फलां मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, लाफिंग स्पीकिंग व्हेन, डिल्यूजन ऑफिसर ही इज, डिल्यूजन टॉकिंग स्पिरिट विद, नेव। तो इसकी मेडिसिन थी बेलाडोना। इसको फर्स्ट टाइम बेलाडोना 6 दी गई, 3 डोजें, उसके बाद फिर इसका टेस्ट रिपीट करवाया गया, फिर एक दफा इसका क्रेटिनाइन बढ़ गया था, दोबारा फिर बेलाडोना 6 से 30 पे गए, और फिर दोबारा 6 पे, फिर मजीद इसको रिपीट नहीं किया गया। ये इसका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था जब पेशेंट ने मुझे विजिट किया। तो आप देखें कि इसके राइट किडनी 14.6 इंटू 8 सेंटीमीटर, मल्टीपल सिस्ट। अब इसका ये किडनी इनलार्ज किडनी था। यहाँ पे आप देखें इसकी लेफ्ट किडनी 15.9 इंटू 7 सेंटीमीटर, ये भी किडनी इसका इनलार्ज था। और प्रोस्टेट 95 ग्राम। फिर जब दोबारा इसने 2 फरवरी को मुझे विजिट किया था, और 5 जुलाई को जब इसने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो इसमें इसकी किडनी नॉर्मल हो चुके थे। राइट किडनी 10.9 सेंटीमीटर, लेफ्ट किडनी 11 सेंटीमीटर, ये इसके नॉर्मल हो चुके थे। और आप इसमें ये भी देखें कि इसका प्रोस्टेट 95 से 32 ग्राम पे आ गया। तो अब इसकी किडनी पॉलीसिस्टिक किडनी थी, तो साइज रिड्यूस होने का मतलब ये है कि इसकी जो पॉलीसिस्टिक थी वो भी रिड्यूस हुई है साइज में, तभी इसकी किडनी भी नॉर्मल हो गई। एडिमा इसका खत्म हो गया, यूरिनेशन इसकी नॉर्मल हो गई। और ये इसका फर्स्ट जो RFT टेस्ट था इसका 18 फरवरी को, यूरिया 51, क्रेटिनाइन 3.57। फिर सेकेंड टेस्ट इसका RFT दोबारा किया गया, तो इसमें क्रेटिनाइन इसका 3.76 पे
और यूरिया इसका थोड़ा बढ़ गया था 76 पे। फिर नेक्स्ट में क्रिएटिनिन 2.7 एंड यूरिया 66। ये इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल है जिसमें आप देखें सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड तीनों इसकी रेंज में है। नॉर्मली ये होता है कि जब किडनी इफेक्ट होते हैं, मुतासिर होते हैं या किडनी फेलियर होता है तो उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस नहीं रहते, लेकिन इसके आप देखें तीनों इसकी सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड तीनों बैलेंस में हैं, नॉर्मल रेंज में है। तो स्टिल ये पेशेंट अभी अंडर ट्रीटमेंट है। प्लाज्मा पे इसको रखा गया। स्टिल अभी तक कोई फर्दर पोटेंसी इसकी रिपीट नहीं की गई। फर्स्ट टाइम 6 दी गई थी, फिर 30 और फिर दोबारा एक दफा 6 को रिपीट किया गया था। स्टिल उसके बाद अभी तक कोई इसके अंदर रिपीटेशन नहीं है, जस्ट प्लाज्मा। तो ये है होम्योपैथी के मिरेकल्स कि कितनी जबरदस्त होम्योपैथी काम करती है। माशाल्लाह, वेरी नाइस सर, एक्सीलेंट सर। थैंक यू, थैंक यू। सर सिर्फ ये किडनी फेलियर में जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे सर। सिर्फ ये है कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जब हम बीइंग ए फिजिशियन काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी बातों को अपने ज़हन में रखना होता है, पेशेंट को मैनेज भी करना होता है। हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, पेशेंट को तहम्मुल से देखें, उसकी रिपोर्ट्स को, पेशेंट को समझें कि पेशेंट आपसे क्या कहना चाहता है, वो क्या कह रहा है। तो कहाँ बेलाडोना, कहाँ उसका एडिमा, कहाँ पॉलीसिस्टिक किडनी और कहाँ पे उसके क्रिएटिनिन यूरिया लेवल। तो ये होम्योपैथी की खूबसूरती है कि ऐसे डिजीज जो कि बाकी सिस्टम्स में, अदर सिस्टम्स में इनक्योरेबल है, सिवाय डायलिसिस के अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। और डायलिसिस के साथ भी पेशेंट्स के अंदर मजीद कॉम्प्लिकेशंस आते जाती हैं। होम्योपैथी कितनी खूबसूरती से पेशेंट को रिकवर करती है, उसे नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आती है। थैंक यू वेरी मच।